बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और ये है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन, और ये फेडरल बोर्ड में यूज़ हो रही है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। और पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसका जो पार्ट ए है, ठीक है, इसके बहुत सारे पार्ट हैं, बी, सी, डी और ई। तो पार्ट ए को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी एच सी एफ। एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग दी टेबल। ठीक है, आप देखें, हमने कल भी कुछ एक्सरसाइज जो की थी, इससे पिछले हमने उसमें स्टडी किया था कि बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, और इसमें एक चीज़ आ गया मोनोमियल क्या होता है। देखिए, मोनो का मतलब होता है वन, ऐसी वैल्यू जिसमें एक टर्म हो। ठीक है, अब बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म्स हों, और ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें तीन टर्म्स हों। ठीक है, अब टर्म से क्या मुराद है, देखें ये जो एक वैल्यू दी हुई है ये एक ही वैल्यू है। इसी तरह कामा ये दूसरी वैल्यू है, इसमें भी देखें एक ही टर्म है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो तीन चार लिखी हुई हैं। टर्म से मुराद जैसे ये देखें, मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर अगर हम बोलें एक, दो और ये तीन टर्म्स है, इसमें टर्म जो है अलग हो जाती है एक साइन के साथ। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये 5 और x ये दो हैं, बल्कि ये एक ही टर्म है। इसी तरह ये एक टर्म है, तो यहाँ पर तीन टर्म है। जबकि ये जो क्वेश्चन वन का जो ए पार्ट है, इसमें देखा जाए तो एक एक टर्म है, ये एक टर्म है, फिर कमा ये दूसरी वैल्यू आ जाती है, तो इसमें भी एक ही टर्म है। इसलिए इनको क्या बोला गया है, मोनोमियल्स। अब हमने इसका एच सी एफ फाइंड करना है। एच सी एफ के लिए हमें ये देखें कुछ बॉक्सेस बना के दे दिए गए हैं, बड़ा आसान हो गया काम। इसमें हमने क्या करना है, जैसे ये देखें ये एक वैल्यू है और ये दूसरी है, इसके ऊपर देखें लिखा भी हुआ है इसका नाम। अब हमने क्या करना है, एच सी एफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये 16 है और ये 9 है, इसका हमने एच सी एफ फाइंड करना है इस बॉक्स में। और इसमें एच सी एफ ऑफ पी, ठीक है, फिर इसी तरह एच सी एफ ऑफ क्यू और एच सी एफ ऑफ आर। ये जब हम चारों का फाइंड कर लेंगे, फिर रिक्वायर्ड एच सी एफ क्या होगा कि इन्हीं चारों को हम आपस में मल्टीप्लाई करके ये फाइंड कर लेंगे। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। बाकी तो इजी है, ये पी क्यू आर का ये जो डिजिट्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका थोड़ा सा मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक शॉर्टकट ट्रिक होगी और एक प्रॉपर मेथड होगा जिसके ज़रिए हम इसका एच सी एफ फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल 16 और 9 का देख लेते हैं। ठीक है, या पहले ये काम करते हैं कि हम पी का देख लेते हैं। इस पीस को बाक्स को हम फिलहाल छोड़ते हैं, हम देखते हैं एच सी एफ ऑफ पी। अब पी का क्या होगा जी, देखिए आपको टोटल दो वैल्यू दी हुई है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसमें आपने देखना है जो सबसे कम वाली पावर होगी। जैसे इसमें अगर देखें तो पी की पावर 3 है, और इस दूसरी वैल्यू में देखें तो जस्ट पी है। तो सबसे कम क्या है, यहाँ पर 3 पी है और यहाँ पर 1 है। तो जो कम से कम है ना, वो आपने कंसिडर करना है, वो एच सी एफ होगा। तो वो जस्ट पी होगा, क्योंकि पी इसमें भी है, इसमें 3 है, तो कम से कम जो है वो 1 पी है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा पी। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं एच सी एफ ऑफ क्यू। अब क्यू का क्या होगा, देखें इसमें क्यू है एक है और इसमें क्यू जो है वो दो है, तो कम से कम कितना जी, एक है। सो हमारे पास यहाँ पर क्यू जो है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट एच सी एफ ऑफ आर। आर के लिए अगर आप देखें तो इसमें तो आर है ही नहीं, इसमें एक आर है। तो हमने देखना होता है जो दोनों में मौजूद हो कम से कम पे। अब देखें इसमें तो है ही नहीं, इसमें है, तो यानी कि आर एक ऐसा है जिसमें जो कि दोनों में नहीं है। ठीक है, इसलिए फिर आर जो हम नहीं कह सकते कि कॉमन है। सो इसलिए यहाँ पर हम सिंपल एक लाइन लगा देंगे, इसका मतलब ये है कि आर दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के ऊपर, जो कि क्या है 16 और 9। अब हमने देखना है कि 16 और 9 में इसका एच सी एफ क्या बनेगा। देखिए, एच सी एफ से मुराद कि ऐसा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर दे। अब शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, प्रॉपर मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। पहले हम प्रॉपर मेथड से देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक 16 है और एक 9 है। प्रॉपर मेथड क्या है कि आपने 16 के फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स इस तरीके से आप देखेंगे, ये 16 लिख लिया, सबसे आपने स्टार्ट करना है 2 से। ठीक है, अब देखें 2 का टेबल इस पे जाता है तो बिल्कुल जा रहा है जी, 2 8 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 4 8 हो जाता है, और नेक्स्ट फर्दर 2 2 4 एंड 2 1। इसमें देखें 1 2 3 और 4, 2 की पावर कितनी है 4,
तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4। अब 9 का आप देख लें, ठीक है, 9 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 9 पे देखें, 2 से स्टार्ट लें तो 2 का टेबल 9 पे जाता है, नहीं जाता। फिर 3 पर आ जाए, 3 का जा रहा है जी 3 3 9 और 3 1, तो ये 3 1 2, 3 की पावर क्या आ जाएगी 2। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन है, जो इधर भी लिखी हो इधर भी लिखी हो, वो कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये 2 की पावर 4 है और ये 3 की पावर 2 है, मतलब 2 की पावर यहाँ पर कोई है नहीं है, तो ये 3 की पावर 2 है जबकि इधर नहीं है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है, जब भी कोई दो वैल्यूज़ में कुछ भी कॉमन ना हो फिर हम कह सकते हैं कि उसमें 1 कॉमन है, क्योंकि 1 का टेबल 16 पे भी चला जाता है और 9 पे भी चला जाता है। सो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हम क्या कॉमन कंसिडर करेंगे 1। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। एक तो ये होगी प्रॉपर मेथड। अब अगर हम आते हैं शॉर्टकट ट्रिक की तरफ, तो शॉर्टकट ट्रिक हमारे पास क्या है जी, एक डिजिट है 16 और एक है 9। मैं आपसे कहता हूँ कि आप स्टार्ट करें 2 से। आप देखें कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसका टेबल दोनों पे भी चला जाए। आप देखें 2, क्या 2 का टेबल दोनों पे जाता है? 2 का टेबल इस पे तो जा रहा है लेकिन इस पे नहीं जाता। फिर आप 2 की जगह 3 पर आ जाए, अब 3 का टेबल इस पे जा रहा है लेकिन इस पे नहीं जाता। फिर नेक्स्ट 4 का इस पे चला जाता है लेकिन इस पे नहीं जाता। फिर 5 का दोनों पे नहीं जा रहा, 6 का भी दोनों पे नहीं जाता, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 का आगे इस पे चला जाएगा लेकिन इस पे नहीं जाता। फिर आगे 10। अब देखें, अब ये बात आ गई है कि 10 का टेबल इस पे भी नहीं जाता और इस पे भी नहीं जाता, और 10 से ऊपर, क्योंकि 10 जो है वो 9 से ऊपर चला गया। अब इससे ऊपर जितने भी नंबर होंगे किसी का टेबल भी 9 पे नहीं जाएगा। सो इट्स मीन ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसका टेबल दोनों पे जाए, ठीक है। तो हम सिंपल कह सकते हैं 1 एक ऐसा है, 1 आप कंसिडर कर लें, जब कुछ भी ना हो तो आपने 1 कंसिडर भी करना है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका टेबल 16 पे भी जाता है, 9 पे भी जाता है। सो इसका हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा जी, यानी कि हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन नंबर हम इसका क्या लिख लेंगे 1। अब आपने क्या करना है, चारों चीज़ें क्लियर होगी। अब आपने इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो फाइनल इसका HCF है वो फाइंड कर लेना है। तो अब अगर इन चारों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये PQ बन जाएगा। PQ को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल PQ ही आएगा। ठीक हो गया जी। तो ये आपका फाइनल इसका HCF आ गया इस टर्म का। अब नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट सबसे पहले हम PQ और R को देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल नंबर को देखेंगे। तो देखें जी, P को देखें, P की पावर 3 है, इसमें ये देखें 3 वैल्यू है, एक ही है, ये कामा जो है ना ये सेपरेट कर रहा है, एक वैल्यू ये दूसरी और ये तीसरी। इसमें P की पावर 3 है, इसमें P की पावर 2 है और इसमें भी P की पावर 2 है। जो सबसे कम देखा जाए ना तो वो P की पावर 2 है, यानी कि जो कम से कम होगा वो आपका HCF आ जाएगा। तो यहाँ पर P की पावर 2 जो है वो कम से कम है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी P की पावर 2। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएं Q के ऊपर। तो Q आप देख लें, तो Q को अगर हम देखें तो इसमें Q की पावर 2 है, इसमें सिंपल एक Q है और इसमें भी एक Q है। तो कम से कम अगर तीनों में देखा जाए तो एक Q जो है ना वो तीनों में है, जो ठीक है कम से कम ये Q की पावर 2, ये Q और ये Q, तो एक Q जो है इसका फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप R को देखें, एक R इसमें भी एक R है और इसमें 2 है, R की पावर 2 है, जो कम से कम है वो एक R है। सो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर R लिख लेंगे। अब आ जाते हैं जी न्यूमेरिकल डिजिट्स के ऊपर। अब इसमें हम पहले तो शॉर्टकट ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, फिर हम प्रॉपर मेथड की तरफ जाते हैं। अगर हम शॉर्टकट ट्रिक को देखें तो आपने देखना है कि ऐसा कौन सा टेबल है जो तीनों पे जाए। आपने स्टार्ट 2 से ले लेना है, तो अगर कोई भी ना हुआ तो फिर आपने 1 कंसिडर करना है। अब देखें 2 का टेबल इस पे जा रहा है लेकिन इन दोनों पे नहीं जाता, 2 को आप छोड़ दें। आप 3 पर आ जाएं, 3 का टेबल इस पे जा रहा है लेकिन इन दोनों पे नहीं जाता, 3 को भी छोड़ दें। फिर 4 का तो किसी पे भी नहीं जाता। 5, अब 5 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देता है, इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। ये नहीं देखना कि इसको डिवाइड करके क्या आंसर आता है, बस ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो वो 5 एक ऐसा डिजिट है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। सो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आप प्रॉपर मेथड की तरफ जाएं तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इन तीनों के अलग अलग फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब 10 का जैसे आप लिख लें, अब स्टार लें 2 से, तो देखें 2 का टेबल इस पे जाता है, तो 2 5 10 और आगे फिर 5 जाएगा। ये 2 और 5
आप 10 में क्या लिख लेंगे जी 2 और 5, ठीक है, इसको फिलहाल छोड़ दें। अब 5 पर आ जाएं। 5 के लिए देखें 5 पे 5 का टेबल ही जाएगा, 5 1 5, तो इसमें सिंपल 5 आ जाएगा। 15 पर आ जाए तो 15 के लिए आपने क्या किया, देखें इस पर 2 का टेबल नहीं जाता, 3 का चला जाएगा, 3 5 15, फिर आगे 5 1 5, 3 और 5, 3 और 5। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इनमें ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप बोलेंगे जी 3 एक ऐसा नंबर है, सॉरी 5 जो तीनों में मौजूद है। सो इसका HCF क्या बनेगा, 5 बनेगा। अब आप किसी भी मेथड को फॉलो करें, इसको फॉलो करें, ये शॉर्टकट ट्रिक को देखें, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि मैंने तो आपको डिटेल से समझाना है। आगे जो भी आपको इजी लगता है आप उसको कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। फिर आपने रिक्वायर्ड HCF मतलब फाइनल क्या कैसे फाइंड किया जाता है कि आपने इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई देखें, यही सारे चारों आ जाएंगे, यानी कि 5 आएगा, फिर आगे P स्केयर आ जाएगा और आगे Q और R आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी। अभी नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, इसमें देखें तो 4 वैल्यूज़ हैं टोटल, ठीक है, ये एक, फिर कामा ये दूसरी है, फिर ये तीसरी है और ये चौथी है। तो पहले हम P Q और R को कर लेते हैं क्योंकि ये ईजी है, जल्दी हो जाते हैं। तो देखें जी P, पहले P की पावर इसमें 4 है, इसमें P की पावर 3 है, इसमें P की पावर 2 है और इसमें P की पावर 2 है। जो सबसे कम है वो देखें क्या है, ये 4, ये 3 और ये 2 और ये 2, सबसे कम जो है वो P की पावर 2 है। सो आपका यहाँ पर आ जाएगा P की पावर 2। अब आप देखें Q को, Q इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें Q की पावर 2 है। तो सबसे कम जो है ना वो Q है, सिंपल Q। तो आप यहाँ पर Q लिख लेंगे। अब R की बात आ जाती है। R देखें तो इसमें R की पावर 4 है, इसमें R की पावर 2 है, इसमें R की पावर 2 और इसमें R की पावर 4। सबसे कम देखा जाए तो वो R की पावर 2 है, तो यहाँ पर R की पावर 2 आ जाएगी। अब हम आते हैं जी न्यूमेरिकल्स कोफिशिएंट के ऊपर। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमारे पास क्या है जी, 14 है, 28 है, 7 है और 21 है। इस पर हम दोनों मेथड्स फॉलो करते हैं। हम ट्रिक को भी फॉलो करते हैं जो शॉर्टकट ट्रिक है, और जो प्रॉपर मेथड है उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो देखें, आपने स्टार्ट 2 से ले लेना है। अब देखें 2 का टेबल क्या इन चारों पे जा रहा है, 2 का टेबल इस पे चला जाएगा, इस पे भी चला जाएगा, लेकिन इस पे नहीं जाता, ठीक है। तो आगे 3 का टेबल यानी कि इस पे भी, अगर एक भी नंबर मिसिंग हो जाए फिर आपने उस डिजिट को छोड़ देना है, क्योंकि 3 का टेबल 7 पे नहीं जाता। फिर आगे 4 का टेबल भी 7 पे नहीं जाता, आप छोटे नंबर को टारगेट करें। फिर आगे 5 देख लें, 5 का इस पे नहीं जाएगा। 6 का टेबल भी 7 पे नहीं जाता, बाकियों पे शायद चला जाए लेकिन इस पे नहीं जाएगा। हम टारगेट इसको कर रहे हैं, एक भी नंबर मिसिंग हो जाए वो आपका नंबर सेलेक्ट नहीं होगा। 7, अब 7 का टेबल इस पे जा रहा है, 7 का टेबल 14 पे भी जाता है, 7 2 14। 7 का 28 पे भी जाता है, 7 4 28। 7 का 7 पे भी चला जाता है, 7 1 7। और 7 का 21 पे भी जाता है, 7 3 21। ये मैटर नहीं करता इसको मतलब कैंसिल करके क्या नंबर आता है, आपने ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका टेबल इन चारों पे जा रहा है। तो वो 7 है जी, 7 का यानी कि इन सब पे जा रहा है। सो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। बाकी जो मैंने ट्रिक बताई है अगर आप उसको फॉलो करें उसके ज़रिए भी आपको पता चलेगा कि 7 एक ऐसा नंबर है जिसका टेबल जा रहा है। सो हम इसी को फॉलो करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास 7 आ गया। अब आपने फाइनल जो रिक्वायर्ड HCF है वो कैसे फाइंड करना है, इन चारों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये चारों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे 7, आगे P स्केयर, फिर आगे Q और R का स्केयर। तो यहाँ पर ये जो आपका पार्ट A है क्वेश्चन 1 का, ये कंप्लीट हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट B की तरफ आते हैं, ठीक है जी। अब पार्ट B क्या है, इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पोलिनोमियल आर। अच्छा यहाँ पर ज़रा एक बात समझने वाली है, देखिए 3 अननोन पोलिनोमियल्स, ठीक है। जैसे आप सपोज कर लें कि ये वाला जो पार्ट है इसमें देखिए 3 पोलिनोमियल्स हैं, 1 2 और 3। यहाँ पर तो हमें तीनों पता है ना। और इस पार्ट बी में वो क्या कह रहा है कि 3 कोई पोलिनोमियल लेकिन अननोन है, हमें पता नहीं है कि वो 3 कौन सी हैं। लेकिन उनका जो HCF आता है ना, देखें इसका जैसे इनका HCF ये आता है, ठीक है, ये चारों फैक्टर्स अलग अलग। इसी तरह वो कहता है जो 3 अननोन पोलिनोमियल्स हैं उनका क्या आएगा जी HCF, एक आ रहा है 2 की पावर 2, एक 3, एक PQ और एक जो है ना P प्लस Q होल पावर 2,
ठीक है, यानी कि आप यूँ समझें कि ये वाला पार्ट समझ लें माइंड में, ठीक है, कि ये 3 अननोन है सपोज, और जैसे हमने इनका ये HCF बनाया हुआ है 4 इसके इसी तरह, क्योंकि इसमें तो हमें ये तीनों पता हैं और आगे इनका ये HCF भी पता चल गया। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि वो 3 अननोन हमें पता नहीं है इस तरह, लेकिन ये चीज़ समझ लें हमें बता दी गई है। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ, अगर ये चीज़ आपको पता हो ये चारों, तो आप HCF कैसे फाइंड करते हैं? इन्हीं चारों को मल्टीप्लाई करके। सो इसमें लेट्स सपोज हमें कोई मसला नहीं, अगर हमें तीनों नहीं पता वो, लेकिन उनका आंसर या HCF तो पता चल गया चारों का। सो इनका फाइनल जो HCF आएगा वो इन चारों को हम आपस में मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल HCF फाइंड कर लेंगे। तो अभी हम देखते हैं जी ये कैसे होता है। सो इसका HCF क्या बनेगा जी? HCF वो होगा कि आपने जैसे इनको मल्टीप्लाई करते थे इनको भी मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। वो क्या है? 2 की पावर 2, फिर आगे 3, फिर इसके बाद PQ है और नेक्स्ट P प्लस Q का होल स्क्वायर है। अब देखें 2 की पावर 2 क्या होता है जी? 2 की पावर 2 4, और इसको आप एज इट इज़ बाकी लिख लें, PQ और ये P प्लस Q होल का स्क्वायर। अब आप देखें ये 4 3 ज़ार, ये हो जाएगा 12, बाकी तो सारा एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये आपस में मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। ये हो सकता है बस, लेकिन ये इतना काफ़ी है कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि इसमें 3 अननोन थे जो कि हमें नहीं पता थे, ठीक है, हमें कोई इशू नहीं। अगर हमें ये चीज़ नहीं पता, अगर हमें ये चीज़ पता चल जाती है तो हम HCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे जी नेक्स्ट इसका पार्ट C है, राइट एनी 2 पोलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक बात यहाँ पर बताई थी कि जब भी ये जैसे ये एक वैल्यू है और ये की वैल्यू है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे 16 और 9 में, 16 और 9 में जब कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमने क्या कंसिडर किया था? 1। तो इसका मतलब जब भी किसी वैल्यूज़ का पोलिनोमियल्स का HCF 1 आ रहा है, इट्स मीन उनमें दोनों में अगर 2 हैं तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि HCF अगर 1 आ रहा है तो इट्स मीन उन दोनों में अगर 2 वैल्यूज़ हैं उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। अब वो 2 वैल्यूज़ कौन सी हैं? जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि जी 16 और 9 एक ऐसा नंबर है जिसका HCF 1 आता है, इसी तरह यहाँ पर भी हमने HCF हमें बता दिया गया 1, लेकिन 2 पोलिनोमियल हमने खुद लिखनी है। जैसे यहाँ पर तो पता है हमें 16 और 9, तो यहाँ पर कोई सी 2 हमने लिखनी है कि वो ऐसी हैं जिनका HCF क्या आता है? 1 आता है। आप अपनी चॉइस के लिख सकते हैं। अभी हम आंसर में लिख लेते हैं इसका। तो जी मैं इसमें लिख लेता हूँ x प्लस वाई होल स्क्वायर, और दूसरी में लिख लेता हूँ x माइनस वाई होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर लेट्स सपोज यही इसका आपका आंसर है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रूव करना चाहूँ कि कैसे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन हो तो फिर हम 1 कंसिडर करते हैं। तो देखें ये जो है ना x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं? ऐसे x प्लस वाई और x प्लस वाई। इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई और x माइनस वाई। देखें इनमें, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। सो 1 फिर हम कह सकते हैं 1 जो है ना वो 1 होता है। इसमें हम लिखें ना लिखें 1 होता है, इसमें भी 1 होगा। सो 1 होता है। तो ये 2 आपका फाइनल जो है ना इसका आंसर है, ठीक है जी। ये एज आ मैंने आपको ट्रिक बता दी और ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। आगे जी नेक्स्ट पार्ट D है, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पोलिनोमियल। जैसे कोई 2 पोलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल जैसे ये 2 थी, ठीक है, इसी तरह कोई भी 2 है, उन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो क्या है? m माइनस n। एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर वो होता है जो दोनों में ना हो, इज वो ये है। कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल? क्या बता सकते हैं कि वो पोलिनोमियल क्या है? तो जी सपोज हमने बताना क्या है कि वो पोलिनोमियल क्या है। तो हैं तो यानी कि कोई सी 2 पोलिनोमियल, लेट्स सपोज एक हम कह लेते हैं जी ये है और सपोज ये दूसरी है। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? देखें द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पोलिनोमियल इज m माइनस 1। ये कॉमन है। m माइनस 1 का मतलब ये है, कॉमन का मतलब है कि ये वाली जो टर्म है इसको मैं लिख देता हूँ कि ये कॉमन है। अब इसका मतलब ये है कि ये कॉमन होने से मुराद ये इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि m माइनस 1 इधर भी है और m माइनस 1 इधर भी है, ठीक हो गया।
अब दूसरी चीज़ क्या थी कि द ओनली अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनकॉमन। अनकॉमन से मुराद जो दोनों में नहीं है, किसी एक में हो सकता है, वो क्या है, एम स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। अब देखें अनकॉमन होने से मुराद ये एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में नहीं है, किसी एक में हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम इधर लिख देते हैं कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि उसने ये बोला कि कोई पोलिनोमियल हैं दो, जैसे एक और ये दो, हमने कह दिया एक्सपोज एक ये है और एक ये है, हमें पता नहीं, हमने जस्ट लाइन लगा दी है। फिर उसने बोला जी दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो ये है। अब कॉमन से मुराद वो इधर भी होगी फिर इधर भी होगी, वो हमने दोनों तरफ लिख दी। फिर उसने बोला जी कि जो अनकॉमन है, मतलब अनकॉमन से मुराद जो दोनों में नहीं है, किसी एक में है, आप इसमें लिख दें या इसमें लिख दें, आपकी चॉइस है, मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है। अब ये देखें, अब आप देखें ये कब आपको समझ आ गया कि ये m-1 सॉरी m-n और एक ये आपका जो है दो पोलिनोमियल है एक्चुअली, और यही आपका फाइनल आंसर है। जब आप आंसर लिखेंगे तो उस आंसर में आप जो है वो ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है जी, ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब जी नेक्स्ट पार्ट इसका ई है, कैन यू गैस HCF ऑफ टू पोलिनोमियल, ये दो पोलिनोमियल, एक ये है और एक ये है, विदाउट एनी प्रोसीजर, मतलब बगैर सॉल्व किए, बगैर किसी प्रोसीजर के डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि इसका और इसका HCF क्या होगा। एक तो मेथड हम ये फॉलो कर रहे थे ना, इसको छोड़ के आपने डायरेक्ट बताना है। अच्छा, इन दो पोलिनोमियल पे अगर आप गौर करें तो ये दोनों एक जैसी हैं, थोड़ा इसकी तरतीब आगे पीछे है। देखें इसमें एक्स क्यूब है, इसमें एक्स क्यूब पहले है और इसमें बाद में है, फिर 5x है, इधर भी 5x है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं, गो कि जस्ट इनकी तरतीब आगे पीछे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि दोनों सेम है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं बल्कि ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी दो वैल्यूज सेम आ जाएँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ई का आंसर, जब भी दो वैल्यूज सेम हो उनका HCF भी वही वैल्यूज़ खुद ही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जी 5 है एक नंबर, एक वैल्यू 5 है, दूसरी भी 5 है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इसका HCF क्या है। HCF मराद ऐसा टेबल जो दोनों पे चला जाए, ठीक है, तो वो 5 खुद ही होता है, 5 का टेबल इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा। इसी तरह आप कुछ और लिख लें, लाइक ये नंबर लिख लिया, ठीक है, तो इसका यानी कि सेम यही आंसर ही बनेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसको आपने क्या लिखना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 5x और प्लस 1, इसका ये बन जाएगा जी HCF, ठीक हो गया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी आ जाए अगर दोनों वैल्यू सेम है उनका HCF भी वही टर्म होगी, दोनों में से कोई एक कर लें तो वो आपका HCF होगा। तो इस तरीके से आप गैस कर सकते हैं, फ़ौरन बता सकते हैं बगैर किसी प्रोसीजर के, ठीक है जी। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आ जाता है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, यहाँ पर आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इसका जो हम HCF फाइंड करेंगे, जितने भी पार्ट्स हैं इनका बाय फैक्टराइजेशन, मतलब हमने पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फिर हमने देखना है कि इसमें HCF क्या है। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि फैक्टराइजेशन के ज़रिए HCF कैसे फाइंड किया जाता है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमने सबसे पहले देखना है जी इन दोनों का HCF क्या बनता है। HCF कैसे देखना है, बाय फैक्टराइजेशन। अब इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो सकती है जी, हम क्या करते हैं कि ये देखिए फैक्टराइजेशन आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बना देना है, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई की पावर 2 है ना, तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं x प्लस वाई और x प्लस वाई। ये फैक्टराइजेशन होती है कि कोई दो फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें वही चीज़ आ जाए। बेसिकली यही दो फैक्टर्स ही इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब अगर हम इस वैल्यू पर आ जाएं तो इसके अगर दो फैक्टर्स देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वो फार्मूला क्या था, तो हम इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेते हैं। अब इसका आंसर भी आ गया, इसका भी आ गया। अब आपने देखना है इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि x प्लस वाई देखें इधर भी है और x प्लस वाई इधर भी है, तो ये इसका HCF होगा। जो चीज़ कॉमन है उसको मैं ऐसे बॉक्स कर लेता हूँ, इसमें भी है और इसमें भी है। सो इसका HCF क्या बना जी, ये जो हमने किया ना ये एक एक स्टेप, ये फैक्टराइजेशन है।
और अब हमने देखना है इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। तो x प्लस वाई एक ऐसी वैल्यू है जो इसमें भी है इसमें भी है, कोई दोनों में से कोई एक लिख लेनी है क्योंकि दोनों में है। तो ये x प्लस वाई आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3, इसको फैक्टराइज करना है और इसको भी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज ये होता है एक्चुअली कि इसके कोई से दो या दो से ज़्यादा ऐसे नंबर्स एलिमेंट चीज़ें बन जाएं जिनको मल्टीप्लाई करने से वही चीज़ आ जाए, वो इसके फैक्टर्स होते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब देखें a माइनस बी की पावर 3 है ना, इसको आप यूँ लिख सकते हैं a माइनस बी और a माइनस बी, ये इसके 3 फैक्टर्स हैं और इसको बोलेंगे फैक्टराइजेशन। अब अगर हम इसका देखें तो इस पे ये एक एक्चुअली फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला ओपन है, इसको अगर हम क्लोज करना चाहें जिनके ऊपर स्क्वायर है वो दोनों वैल्यू लिखनी है, a और b लिखना है। दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ होता है, a माइनस बी और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी और देखें और a माइनस बी, जब भी पावर हो ना फिर सेम यानी कि उस चीज़ को आप उतनी दफ़ा लिख देते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो a माइनस बी इधर भी है और इधर भी है और दोबारा से a माइनस बी इसमें भी है इसमें, 2 दफ़ा यानी कि ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये चीज़ इसमें कॉमन है। ठीक है, a माइनस बी और a माइनस बी। डायरेक्टली भी आप देख सकते थे कि इसमें a माइनस बी की पावर 2 है और इसमें 3 है, जो सबसे कम है वो कितनी है, वो a माइनस बी की पावर 2 है। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं इसका आंसर a माइनस बी की पावर 2, या फिर आप यूँ इसका बना के भी चेक कर सकते हैं। तो इसका HCF क्या बनेगा जी, HCF इसका बन जाएगा a माइनस, देखें ये जो मैंने बॉक्स किया है ना ये इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में कोई एक लिख लेना है, a माइनस बी और a माइनस बी। इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे, वो ये कि a माइनस बी को आप क्या लिखेंगे, a माइनस बी की पावर 2 आप लिख सकते हैं। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये a माइनस बी की पावर 2 का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको फैक्टराइज करना है और इसको भी फिर देखेंगे जी LCM। अब इसको फैक्टराइज करने का क्या तरीका है कि आप देख लें इसमें क्या चीज़ कॉमन है। तो अब इसमें जो कॉमन है वो a भी है और b भी है। देखें a को पहले देखें, a की पावर 3 है और इसमें a है, जो सबसे कम होता है ना वो कॉमन होगा, यानी कि a जो है वो कॉमन है इसमें एक। अब अगर आप b को देखें, इधर b है और इधर b की पावर 3 है, जो दोनों में जो कम है वो सिंपल b है, तो b आप कॉमन ले सकते हैं। अब अगर आप देखें तो a की पावर 3 a है ना, तो a का आपने कॉमन ले लिया तो कितने रहेगा, a की पावर 2, b आपने कॉमन ले लिया, फिर आगे माइनस, इसमें a की a है और वो आपने कॉमन ले लिया है, फिर b की पावर 3 है यानी कि 3 b हैं, a का आपने कॉमन लिया है, बाकी कितने रह जाएंगे, b की पावर 2। इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। तो ये a b, देखें ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है जी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये मज़ीद यहाँ तक आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके देखें, इसमें भी देखें कोई चीज़ कॉमन, देखें ये जब चीज़ें आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये इसके फैक्टर्स बन गए, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब हमने इसका देखना है इसमें क्या चीज़ कॉमन है। तो पहले अगर आप a को देख लें, a की पावर 5 है और a की पावर 2 है, जो दोनों में कम कौन सी है, a की पावर 2, सो आप a की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। फिर b देख लें, b की पावर 2 और b की पावर 5, b की पावर 2 जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं। अब टोटल a की पावर 5 थी, 5 में आपने 2 कॉमन ले लिया, बाकी जो 3 वो रह गए। b की पावर 2 थी, b की पावर 2 आपने कॉमन ले ली, आगे माइनस, a की पावर 2 है वो आपने कॉमन ले लिया, b की 5 है और 2 आपने कॉमन लिए में, तो b की 3 रह जाएगा बाकी। अब इस पर एक फार्मूला हो रहा है, क्यूब का जो फार्मूला है हमारे पास। अच्छा देखें इसको भी आपने इसके, आप देखें जब भी पावर होती है ना उसको हम अलग अलग करके लिख रहे हैं। तो ये a की पावर 2 b की पावर 2 है ना, इसको आप लिख सकते हैं a b, और यहाँ पर फिर इसको आप a b लिख सकते हैं अलग अलग करके। कैसे, देखें a की पावर 2 का मतलब है 2 a हैं, a और a, b की पावर 2 का मतलब है b और b, ये आप इसे आपने अलग करके लिख लिए। अब इस पे आप फार्मूला यूज़ करें, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जी a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर, ये यहाँ पे फाइनल हो गया।
अब आपने देखना है इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। इन दोनों में अगर आप देखें सबसे पहले ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, ठीक है। तो एक ए बी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ए प्लस बी इसमें नहीं है, ए माइनस बी इसमें भी है और इसमें भी है। सो यहाँ पर एक तो कॉमन है इसमें ए बी इसमें भी है और इसमें भी है, और दूसरा इसमें देखा जाए तो ए माइनस बी इसमें भी है और ए माइनस बी इसमें भी है, ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन है वो आपने लिख ली। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, HCF इसका क्या बना, HCF आपने यानी कि इसमें से या इसमें से जिन पे आपने बॉक्स किया हुआ वो लिख लेना है। तो हम इधर से लिख लेते हैं ए बी, और ए बी के साथ क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक साइड वाले लिख लें तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 5, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो पहले लिख लेते हैं ये एक्स का स्केयर हो जाएगा, ठीक है, और 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्केयर। इसको फर्दर इस पर फार्मूला यूज़ करें ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर वाला, तो ये एक्स प्लस 7 एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको हम माइनस में लिख लेंगे। ये फैक्टराइज हो गया। अब हम आ जाते हैं जी इस वैल्यू पे। इसमें आपने क्या करना है, देखें इसकी फैक्टराइजेशन जो होगी वो जो फैक्टराइजेशन हमने सीखी थी कुछ पिछली एक्सरसाइज में, वो ये थी कि आपने देखना है एक्स स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 से -21 से तो क्या आ जाएगा, -21। आप माइनस को छोड़ दें। आप देखें अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाए, और प्लस करें या माइनस करें आंसर -4 आना चाहिए। ये फैक्टराइजेशन है। वो दो नंबर हैं जी 7 और 3, 7 3 ज़ा 21, फिर आप यहाँ पर लिखें 7 और 3। अब देखें 7 और 3 से कैसे आंसर -4 आता है। आंसर में हमें माइनस चाहिए तो बड़े के साथ हम माइनस लगा लेंगे, छोटे के साथ प्लस, तो इस तरह ये अब -4 आंसर दे देगा। अब इन दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करके भी देखें -7 और 3 को तो -21 भी आ जाता है, ठीक है जी। ये पिछली एक्सरसाइज में हमने ये चीज़ सीखी थी। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्केयर ये जो मिड वाली टर्म है इसकी जगह हमने ये दोनों वैल्यू लिखनी है। जैसे कि हम लिख लेते हैं जी -7 और इसके साथ आप एक लिख लेंगे एक्स, फिर आगे 3 के साथ भी एक्स, फिर आगे -21 आपने लिख लिया। अब आपने इन दो नंबर्स में और इन दो नंबर्स में देखना है क्या चीज़ कॉमन है। इन दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन लिया, इधर से 2x थे, एक कॉमन ले लिया, एक रह गया, फिर आगे -x कॉमन चला गया, 7 रह गया। इन दोनों में भी अब आपने वो चीज़ कॉमन लेनी है कि x -7 बने। क्या बनना चाहिए, x -7। ये फैक्टराइजेशन का रूल है। देखिए x हमें चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है 3, इट्स मीन हम 3 कॉमन लाएंगे, और 3 के साथ साइन कौन सा आएगा, देखें ये अगर साइन सेम हो फिर आप प्लस देख यहाँ पर कॉमन लेते। इन दोनों में हमने +3 कॉमन लिया है तब ये x -7 बना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी कि अब आपने x -7 लिख लिया, इन दोनों में कोई एक, और ये x +3 आ जाएगा, x +3। ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी। अब आपने देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें। इसमें अगर देखें तो ये x +7 इधर नहीं है, x -7 इधर भी है और इधर भी है। सो यहाँ पर हम इसको बॉक्स कर लेते हैं, ये वाली टर्म और ये जो टर्म है ये दोनों में है, और यही इसका HCF भी होगा, ठीक है जी। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। दोनों में से कोई एक आपने लिख लेनी है, x -7, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 6, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, फिर देखेंगे जो चीज़ कॉमन होगी वो हमारा LCM होगा। सो क्योंकि हमने ये मेथड यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। HCF फाइंड करें बाय फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पर हम देखें x का स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 12 है। 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो वो क्या आ जाएगा, -12। अब आपने देखना है कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें -12 आए, या माइनस को छोड़ दें सिंपल 12 कर लें, और प्लस करें या माइनस करें आंसर देखें x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 आना चाहिए। वो दो नंबर हैं जी 4 और 3। 4 और 3 को आपस में सॉल्व करें तो 1, देखें 1 कैसे आएगा, आप इसके साथ माइनस लगा देंगे। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर -12 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। सो ये हमारे पास पेड़ ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे थोड़ा लिख लेते हैं कि ये 12x², ये लिखा हमने 12x², इसकी जगह हम ये दो नंबर्स लिखेंगे, प्लस देखें ये +4 +4x, आगे
3x और फिर -1। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, वो है 4x। 4x जब आप कॉमन लेंगे तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12/3 से। x की 2 है, एक x कॉमन लिया, एक रह गया। फिर आगे प्लस 4x पूरे का पूरा हमने कॉमन ले लिया, कुछ भी नहीं बचा तो आपने 1 लिखना है। अब इसमें आपने क्या कॉमन लेना है कि 3x + 1 ही बने, 3x + 1 बने। देखिए अब हमें 3x पूरे का पूरा यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पर इसका मतलब है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो फिर आप 1 कंसिडर कर लेंगे। और साइन देखें माइनस की जगह ये प्लस हो गया, तो अगर साइन चेंज हो जाए फिर आपने माइनस कॉमन लेना है भी इन दोनों में माइनस कॉमन। ठीक है, अब आपने क्या किया जी इसमें, अब आप इन दोनों में कोई एक लिख लेंगे 3x + 1 और फिर आप लिख लेंगे जी 4x - 1। ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब हम इस पे आ जाते हैं। इसकी अगर फैक्टराइजेशन देखें तो इसी तरह आपने 15 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 15। अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, तो वो दो नंबर हैं जी 5 और 3, और इनको सॉल्व करने से हमें 8 भी मिल जाता है 5 और 3 को ऐड करने से। सो हमारे पास क्या हुआ जी कि ये 15x² + 5x + 3x + 1 आ गया। अब हमने इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो अब हमने इन दोनों में देखना है जी, हमारे पास 5x कॉमन है, 5x कॉमन लेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 आए 3 से, 2x है, एक कॉमन चला गया, एक रह गया, आगे प्लस ये सारा कॉमन है तो 1 आज की जगह आ जाएगा। इन दोनों में अब आपने वो चीज़ कॉमन लेनी है कि यही चीज़ बने। सो क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है, सो इसमें कुछ भी कॉमन आपने नहीं लेना। जब कुछ भी नहीं लेना तो जस्ट आप 1 और +1, क्योंकि साइन जो है वो सेम है। अब आपने क्या किया जी कि इन दोनों में कोई एक लिख लेंगे 3x + 1 और ये 5x + 1 आ जाएगा। अब आपने देखना है कि इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है। सो अगर कॉमन की बात की जाए तो 3x + 1 इधर भी है और इधर भी है, और ये जो है ना इधर नहीं है और ये इधर नहीं है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है ये दोनों में मौजूद है और यही इसका HCF भी होगा। सो यहाँ पर HCF जो है वो क्या होगा जी, इसका हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x + 1 और ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसको फैक्टराइज करना है, तो इसमें हम देख लेते हैं जिसको फैक्टराइज कैसे करना है। देखें ये एक फार्मूला बन रहा है, ये c के ऊपर स्क्वायर भी है, x के ऊपर भी है, तो इसको आप लिख लें cx का ये होल स्क्वायर बना लें माइनस ये d का होल स्क्वायर। अब ये समझ लें ये a है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है जी a + b। ठीक है, एक दफ़ा आपने प्लस में लिखा और एक दफ़ा इसको आपने माइनस में लिख लिया, तो ये फैक्टराइज हो गया, इसके दो फैक्टर्स बन गए। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें आपने क्या टेक्निक फॉलो करनी है जी, इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, तो आपने देखा जी इसमें हमारे पास a जो है, पहले a से देखें a कॉमन नहीं है, फिर c पर आ जाए c कॉमन है, फिर x देखें x की पावर 2 है और इधर एक x है, जो कम वाला होता है वो कॉमन है, cx जो है वो कॉमन है। जब आप इसमें से cx कॉमन ले लेंगे, देखें a रह जाएगा, c आपने कॉमन ले लिया, x² था, एक x कॉमन लिया तो एक x आपका रह गया, और आगे माइनस, फिर b कॉमन तो नहीं लिया हुआ, b आ जाएगा, c और x ये दोनों कॉमन है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट प्लस, इसमें देखें अब क्या चीज़ कॉमन है, इसमें a तो नहीं है, फिर d कॉमन है, d आप कॉमन लेंगे, x भी इसमें नहीं है, तो d कॉमन चला गया, a और x रह गया, फिर आगे माइनस, इसमें b रह जाएगा क्योंकि d हमने कॉमन ले लिया। अब ये एक्चुअली एक फैक्टराइजेशन है, जैसे ना हमने यहाँ पर इस स्टेप में पहुँचते थे, हम एक इन दोनों में कोई लिखते थे और एक ये वाला लिख लेते थे, तो बिल्कुल यही चीज़ इस क्वेश्चन में भी बन गई हुई है। इन दोनों में कोई एक आप लिख लेंगे और एक आप ये लिख लेंगे, यानी कि हम लिखेंगे cx + d, एक हमने ये लिख लिया और दूसरा इनमें से हम लिख लेंगे ax - b। अब आपने देखना है कि इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, तो देखते ही पता चल गया कि cx + d इसमें भी है, इसको हम बॉक्स कर लेते हैं, और cx + d इसमें भी है, और कोई चीज़ में कॉमन नहीं है। सो इसका HCF क्या बनेगा जी, cx + d। ठीक है, cx + d, और यही आपका आंसर है।
नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ये 3 टर्म्स हैं, मैंने थोड़ा अलग अलग करके लिखी हैं ताकि सॉल्व करना है, इनको फैक्टराइज करना है, फिर देखना है इसमें एलसीएम एचसीएफ इसका क्या बनता है। तो इसको फैक्टराइज करें तो ये सिंपल एक फार्मूला है जी हमारे पास, जैसे ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं एम प्लस एन, और इसी तरह एम माइनस एन आ जाएगा। ये फैक्टराइज हो गया। अब आप नेक्स्ट पर आ जाएं, इसको देख लें। इसमें सबसे पहले इसको हम लिखेंगे ए का स्केयर, यानी कि ऐसे आपने 2 और 2 कर लेना है। फिर माइनस एन के लिए भी आपने ऐसे 2 बनाया, फिर ये 2 कर लिया। अब ये समझ लें ये ए है और ये बी है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको आपने एक दफ़ा लिखना है प्लस में, तो ये ए प्लस बी और इसी तरह ए माइनस बी आ जाएगा। अब इस पर अगेन फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा एम स्केयर प्लस एन स्केयर। अब इसमें हमने क्या करना है जी, एम प्लस एन और एम माइनस एन, ठीक हो गया जी। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखें जब भी पावर 6 और माइनस आ जाए बीच में तो पहले आपने इसको स्केयर बनाना है, फिर आगे सॉल्व करना है। तो स्केयर कैसे बनाते हैं, आप लिख लें जी ऐसे किसी चीज़ का स्केयर, फिर माइनस ऐसे दूसरी का स्केयर। अब हमने एम तो लिखना है, अब देखें 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए 3 से, फिर यहाँ पर एन लिखना है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए 3। आप ये समझें ये ए है और ये बी है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, इसको आप लिखेंगे ए, ठीक है, ये ए प्लस बी, फिर इसी तरह ए माइनस बी, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पर क्यूब का फार्मूला दोनों पे यूज़ करना है। अब क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या है जी, एम प्लस एन, ठीक है, पहले ये चीज़ लिख देते हैं, फिर आगे एम का स्केयर माइनस एम एन और प्लस एन का स्केयर, ये एक फार्मूला ये आ गया। अब इसका भी आपने लिखना है, इसका फार्मूला क्या है जी, एम माइनस एन और आगे फर्दर क्या होगा, एम का स्केयर, जब माइनस हो रहा तो फिर आगे प्लस एम एन और प्लस एन का स्केयर। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अभी हम इसको मज़ीद थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि एम प्लस एन और फिर हम लिखते हैं जी एम माइनस एन और फिर ये दोनों हम लिख लेते हैं, ठीक है, एम का स्केयर माइनस एम एन और प्लस एन का स्केयर, छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ ताकि ये कंप्लीट हो जाए। और इसी तरह फिर ये एम का स्केयर प्लस एम एन और प्लस एन का स्केयर। अब आपने देखना है कि इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है। तो पहले एम प्लस एन देखें, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर एम माइनस एन इधर भी है, इधर भी है, सो यही चीज़ कॉमन है। तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं। ये जो टर्म है ये इसमें भी मौजूद है और यही टर्म देखा जाए तो इधर भी मौजूद है और यही टर्म इसमें भी है। सो यही आपका क्या बनेगा जी, एच सी एफ, ठीक है, ये एच सी एफ, इसका क्या आ जाएगा, एम प्लस एन और इसके बाद एम माइनस एन। इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे कि ये जैसे फार्मूला है, जैसे ये फार्मूला है ना, इसको हम क्लोज कर देंगे वापस। तो ये एम का स्क्वायर माइनस एम और एम, एम का स्क्वायर प्लस माइनस समझ लें माइनस आ गया और एन का स्क्वायर, ये फार्मूला भी है, मैंने आपको इस तरीके से भी बता दिए। तो ये आपका फाइनल इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि ई शीट होगी पेपर में, इस तरह आपका जो है ना वो पेज भी कम लगेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सो हमने पहले इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने का तरीका मुख्तलिफ, ये हमने पढ़े थे 4.2 में भी देखा था, फैक्टराइजेशन के मेथड्स वगैरह देखे थे। इसमें सबसे पहले हमने देखना है इसमें क्या चीज़ कॉमन है। तो देखते ही पता चल गया कि ए इसमें कॉमन है, इसमें ए है, 1 पावर 2 है, 1 3, जो सबसे कम है वो कॉमन होगा। सो इसमें ए जो है वो कॉमन है और एक्स वगैरह इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमने ए कॉमन ले लिया, इसमें क्या रह गया एक्स की पावर 2, आगे जी प्लस, फिर हमने क्या किया कि इसमें अगर हमने एक्स ए कॉमन लिया हुआ तो क्या रह गया 2 और आगे ए की 2 है ना, ए की हमने कॉमन लिया, ए रह जाएगा और एक्स आ जाएगा, प्लस ए की 3 है, ए का हमने कॉमन लिया तो ए की 2 रह जाएगा। ये अब देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है एक्चुअली, ए और ये देखें ए का स्क्वायर समझ लें प्लस 2ab और बी का स्क्वायर, जिनके ऊपर स्क्वायर है एक्स और ए, ये दोनों आप लिखेंगे और इन दोनों के बीच में साइन आएगा जो 2 के साथ है, प्लस ए और ये बन जाएगा होल स्क्वायर। इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हैं, देखें जब भी पावर 2 है ना तो
इसको आप दो दफ़ा लिख सकते हैं, x प्लस ए और x प्लस ए, ये फैक्टराइज हो गए। इसके टोटल समझ लें 3 फैक्टर बन गए। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं जी इसको। इसमें भी पहले देखें क्या चीज़ कुछ ना कुछ कॉमन है, क्योंकि देखते ही पता चल गया। तो कॉमन सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल डिजिट्स में देखा जाए तो 2 कॉमन है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देख लें ए बी कॉमन है, ए की पावर 2 ए की पावर 3, जो सबसे कम है वो ए है, ए कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा एक्स वगैरह इसमें कॉमन नहीं है, तो इसमें 2a कॉमन चला गया, क्या रह गया एक्स की पावर 2, फिर आगे माइनस, अब 2 को 2 किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आए 2, ए 2 है ना, ए कॉमन आ गया, एक रह गया, और इसके बाद एक्स भी रह जाएगा, फिर माइनस, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 3 है, एक ए कॉमन है, 2 रह जाएंगे। आगे जी नेक्स्ट, अब हमने इसको फैक्टराइज कर लेना जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a। अब फैक्टराइज का देखें, अब ना जो एक्स स्क्वायर के साथ देखें कोफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो ये -3 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं -3। अब आपने देखना है कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3 आए, और प्लस माइनस करें तो वो आना चाहिए -2, ठीक है। प्लस माइनस करने से -2, तो वो दो नंबर हैं जी एक्चुअली 3 और 1, 3 और 1। अब देखें -2 चाहिए ना, तो बड़े के साथ आप माइनस का लगा देंगे, तो ये एक्चुअली ये नंबर दोनों फाइनल है। अब आपने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर इसी तरह इसकी जगह आपने लिखना है -3 और इसके साथ आगे ax, फिर आगे 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखें जी प्लस, डायरेक्ट इसके साथ लिख दें ax -3a का स्क्वायर। अब आगे जी 2a, इन दोनों में और इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है। तो जब आप x कॉमन लेंगे तो इसमें x कॉमन चला गया, एक रह गया, -3a रह जाएगा क्योंकि x कॉमन है। इसमें भी अब वही चीज़ कॉमन लेनी है कि ये x -3a बने, ठीक है। हमें x चाहिए, ठीक है, a एक्स्ट्रा है तो a कॉमन लेंगे, तो x -3a रह जाएगा। अब आपने क्या करना है जी फर्दर इसमें कि ये लिख लेना 2a, और अब इसमें x प्लस a लिखा, और इन दोनों में कोई एक लिख लिया, x -3a आ जाएगा। ये फैक्टराइज हो जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट लास्ट वन जो है, इसको अगर आप देखें, इसमें जो है ना, देखें इन दोनों में देखें a इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर होल स्क्वायर भी है। फिर आप कॉमन कैसे ले सकते हैं, इसमें ये 3 तो आ जाएगा। ये जब a आप कॉमन ले रहे हैं तो ये याद रखना है, क्योंकि इसके पावर ऊपर 2b है, तो a आप कॉमन तो ले सकते हैं, लेकिन इसके पावर ऊपर आप पावर 2b लिखेंगे, ठीक है। ये a की पावर 2 आपने कॉमन नहीं लिया, कॉमन इसमें आपने a ही लिया है। ये 2 जो है ये इसकी पावर वाला है। अब बाकी क्या रह जाएगा, समझ लें a आपने कॉमन ले लिया, x रह गया, फिर आगे प्लस, ये a की पावर 2 है, एक a आपने कॉमन लिया है, ये 2 जो है ये पावर वाला है, तो इसमें से दो में से एक रह जाएगा ये, और इसकी पावर 2 आप वैसे ही बना देंगे। उम्मीद है कि ये ट्रिक, ये बात आपको समझ आई होगी कि जब पावर 2 हो फिर कॉमन कैसे लेते हैं कि आप उसके साथ पावर b लिखेंगे। अब फर्दर इसको हम लिखेंगे, ठीक है, पावर 2 है ना, a की पावर 2 का मतलब है आप a को ऐसे दो दफ़ा लिख सकते हैं, a और a, और इसको भी ऐसे लिखेंगे x प्लस a और x प्लस a। अब आपने देखना है कि इन तीनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन है। अगर हम देखें जी a जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में से कोई एक कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा x प्लस a इधर भी है, x प्लस a इधर भी है, x प्लस a इधर भी है। इसके अलावा बाकी कोई और चीज़ कॉमन नहीं है। सो ये जो है ना a और a x प्लस a इसमें भी है, और सेम इसमें भी वैल्यू है, और इसमें भी है। ठीक हो गया जी, यही आपका HCF क्या बनेगा जी। अब इसमें हम लिख लेते हैं a और x प्लस a, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। लास्ट पे जी मैं आपको यही कहूँगा कि आपने फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि लाइक सर 1.2 जो है ना वो हमें नहीं मिली। देखें 1.2 तो मैं कब की अपलोड कर चुका हूँ, अब उन स्टूडेंट्स को नहीं मिलती जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता। वजह क्या है, देखें जिन स्टूडेंट्स ने फजल एकेडमी को सब्सक्राइब किया हुआ है, अब इस चैनल के ऊपर जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन बाकायदा आपको मिलता है। ठीक है, ये जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया होगा उन्हें आइडिया होगा।
अब जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो उन्हें नहीं पता चलेगा कि फजल एकेडमी के ऊपर कौन सी वीडियो आई है या कौन सी एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी है, कौन सी अपलोड नहीं हुई। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप सारे स्टूडेंट्स फजल एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो मिल सकें और आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।